वेलकम पॉलिटी की एक नई क्लास में। तो आज हम पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर करेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसमें हमने सारे फैक्ट्स जो है डाल दिए हैं। अगर इसमें से किसी भी पार्ट से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज इसमें आपका क्वेश्चन बनता है तो इसमें कवर रहेगा। ऐसे मैंने कोशिश की है पूरी कि इसमें सारा कवर रहे। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1। तो अनुच्छेद 1 के बारे में कहा गया भारत का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत का आधिकारिक नाम, संविधान में देश के 2 नाम स्वीकार किए गए हैं, इंडिया अर्थात भारत। दोनों संवैधानिक रूप से मान्य है। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। दोनों जो हैं संवैधानिक रूप से मान्य हैं, इंडिया अर्थात भारत। तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में कहा गया है। संविधान में फेडरेशन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का महासंघ नहीं लिखा गया है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है। इसका अर्थ है भारतीय संघ की स्थापना राज्यों के बीच किसी समझौते या संधि से नहीं हुई है। तो एक बार मैं पेन हटा देता हूँ ताकि मैं इसको नीचे देख सकूँ। बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ कहा गया है। अर्थात इसका अर्थ है भारतीय संघ की स्थापना राज्यों के बीच किसी समझौते या संधि से नहीं हुई है। अर्थात राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई राज्य आगे चल के ये कहे कि मुझे अलग होना है देश से, तो वो नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है। इसलिए भारत को सामान्यतः अविनाशी संघ और परिवर्तनशील राज्य व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। तो एसएससी के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसमें डाले हुए हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि भारत को राज्यों के बीच किसी समझौते से नहीं बल्कि राज्यों के को संघ से, एक बार पेन हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संसद राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 1 से पता चलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। जैसे आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि कौन कौन शामिल हैं, इसमें बताया गया है। तो इसमें है, पेन लेता हूँ मैं एक बार, राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये लिखा हुआ है राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र आदि जैसे जो राज्य हैं वो शामिल किए गए हैं। और यूनियन ऑफ स्टेट भी मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी मैं चाहूँगा केंद्र शासित प्रदेश की भी चर्चा इसमें की गई, वो भी इसमें शामिल हैं। जैसे दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो इसमें नाम शामिल किए गए हैं। सारे नहीं हैं पर उदाहरण के रूप में यहाँ पे शामिल किए गए हैं, लद्दाख, चंडीगढ़ आदि। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें भारत अर्जित करे। भविष्य में अगर किसी राज्य को अर्जित किया है, किसी क्षेत्र को, मान लीजिए किसी और देश के क्षेत्र को या किसी क्षेत्र को भारत ने अर्जित किया है, अगर वो भारत में शामिल होता है तो वो राज्य भारत का ही राज्य क्षेत्र माना जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यदि भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को कानूनी रूप से, इसमें बताया गया है रूप से, कानूनी रूप से अपने अधीन प्राप्त करता है तो वह भी भारत के राज्य क्षेत्र का भाग हो जाता है। अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है राज्यों के राज्य क्षेत्र। मैं इसको एक बार पेन लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र। और इसमें है ऐसे अन्य राज्य जिन्हें अर्जित किया गया है, परीक्षा में याद करने योग्य ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें अर्जित किया जाए भविष्य में।
तो वो भी इसी में आर्टिकल 1 में शामिल होंगे, वो इसी परिभाषा में वो भी आएंगे। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे परीक्षा में याद करने योग्य अंदर जो बातें दी गई हैं। भारत का संघ और भारत का राज्य क्षेत्र बिल्कुल एक ही बात है, दोनों एक ही बातें, दोनों अलग नहीं है। इसके बारे में बताया गया है। भारत का संघ मुख्यतः राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की संवैधानिक व्यवस्था को दर्शाता है, जबकि भारत का राज्य क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसमें भविष्य में अर्जित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में ये बताया गया, भविष्य में कोई क्षेत्र अर्जित होता है तो इसी परिभाषा में वो भी आएगा। अब हम पहुंचते हैं इसमें आर्टिकल 2 में। अब हम अनुच्छेद 2 को देख लेते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे कवर कर दी हैं, जो भी अगर इसमें आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस चारों अनुच्छेद में कवर है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वह भारत के संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसमें है, अगर कोई नया क्षेत्र या राज्य भारत का हिस्सा बनता है तो संसद कानून बनाकर उसे भारत के संघ में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद की शक्ति को हम देख लेते हैं एक बार। नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, यह आर्टिकल 2 के बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित कर सकती है संसद कानून बनाकर, इसके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित कर सकती है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 2 का संबंध मुख्य रूप से भारत के संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से है। ओके, तो इसमें ये बता रहे हैं कि भारत के जो अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 2 है वो भारत के संघ में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में जो है बताता है। उदाहरण के रूप में बताया गया है सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया और वह भारत का राज्य बना। और आगे भी इसके बारे में लिखा गया है कि हालांकि सिक्किम से संबंधित संवैधानिक परिवर्तन विशेष रूप से 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से जुड़े हुए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपकी एसएससी वगैरह में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, हर जगह ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कई बार क्या हमें लगता है कि हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं है, पर इसमें हमने सब ये कवर करने की कोशिश की है। अनुच्छेद 3 के बारे में देख लेते हैं एक बार। राज्यों का निर्माण और सीमाओं नाम में परिवर्तन, मतलब राज्यों का निर्माण कैसे होगा, उनकी सीमाएं कैसे तय होंगी, उनकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होंगी और उनके नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको आर्टिकल 3 से पढ़ने को मिलती हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बारे में बताया गया कि यह अनुच्छेद जो है एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पढ़ लेते हैं इसको। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी राज्य के क्षेत्र अलग करके नया राज्य बना सकती है। उदाहरण के रूप में इसमें बताया गया है कि बड़े राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है। 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में बताया गया है यहाँ पे 2 राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो है आर्टिकल 3 से संविधान ये व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 3 में संसद कानून बनाकर ऐसा जो है परिवर्तन कर सकती है, अर्थात किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया भी जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं एक बार। किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, जी हमने पढ़ लिया है इसको, अर्थात किसी राज्य का कुछ क्षेत्र अलग किया जा सकता है। अच्छा, इसमें अलग भी कर सकती है, किसी और राज्य में मिला सकती है, ऐसा भी कर सकती है। किसी राज्य को क्षेत्र सीमा को उसका घटा और बढ़ा भी सकती है संसद। किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, किसी
राज्य की सीमा को बदला जा सकता है, किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे पहले जो है उड़ीसा था नाम, अभी ओडिशा है। अब उत्तरांचल था, अभी उत्तराखंड है। मद्रास था, अभी तमिलनाडु है। तो अनुच्छेद 3 के बारे में और भी यहाँ बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 3 की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यदि संसद किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहती है, सीमा में परिवर्तन करना चाहती है, नाम में बदलना चाहती है, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा जो है ये काम किया जाता है। ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं। राज्य विधानमंडल क्या करता है, इसमें राज्य विधानमंडल अपनी राय देता है। लेकिन इसमें ना महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिखा गया है, इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य विधानमंडल की राय मानना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल ने जो सुझाव दिए हैं, जो बातें बताई हैं, उसको जो है संसद मान ले। ये संसद के ऊपर है, और उनको लगता है कि जो बातें बताई गई हैं ये शामिल होनी चाहिए, तो उस प्रक्रिया से जो है राज्य विधानमंडल की बातों को संसद मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो अर्थात राज्य विधानमंडल विरोध कर सकती है, लेकिन संसद फिर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया को एक बार समझ लेते हैं। चरण 1 में क्या आता है, पूरी प्रक्रिया इसमें लिखा गया, कैसे किसी राज्य का नाम बनेगा, नाम बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा, या जो भी परिवर्तन करना है इसमें जो है लिखा गया है। तो विधेयक जो है संसद में पेश किया जाता है, लेकिन इसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे चरण में संसद विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजते हैं। तीसरी चरण में इसके राज्य विधानमंडल अपनी राय देते हैं। चौथे चरण में क्या है कि इसमें बताया गया है संसद राज्य की राय स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। दोनों ऑप्शन जो है संसद के पास होते हैं। संसद साधारण विधि द्वारा राज्य का गठन या सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। जो मैं बता रहा था, मैं राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं परीक्षा के तथ्य से। क्या राज्य की सहमति आवश्यक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य क्या राज्य की सहमति जो है आवश्यक है किसी राज्य के नाम, सीमा इसमें परिवर्तन करने के लिए? तो इसमें उत्तर दिया गया है नहीं, कि उनकी ऐसी नहीं कि वो सहमति देंगे तभी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन होगा। केवल राज्य विधानमंडल से राय मांगी जाती है, सहमति आवश्यक नहीं है। अनुमति जो है, सहमति उनसे लेनी या अनुमति लेनी उनसे आवश्यक नहीं है, राय उनसे मांगी जाती है। राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, दिया गया है इसमें कि मान लीजिए संसद उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बनाना चाहती है। राष्ट्रपति संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को राय देने के लिए भेजेंगे। अब विधानसभा क्या करेगी? समर्थन कर सकती है, विरोध कर सकती है, या संशोधन के साथ सुझाव दे सकती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा इसमें? संसद का जो है अंतिम निर्णय जो होगा वो संसद का होगा। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 3 में 2015 का महत्वपूर्ण परिवर्तन, इसमें जो है अंतिम निर्णय जो है संसद का होगा, इसमें लिखा गया है। उसके बाद इसमें आगे बताया जा रहा है अनुच्छेद 3 में 2015 का महत्वपूर्ण परिवर्तन है आंध्र प्रदेश, ये लिखा हुआ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े घटनाक्रमों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या है। इतनी बातें जितनी आप इसमें पढ़ रहे हैं, जब मैं भी इसमें सर्च करता था यूट्यूब में पढ़ने के लिए, तो 2 ही 4 बातें उसमें आती थी कि आर्टिकल 1 से 3 से 4 से 5 है, उसको जो है 2 मिनट में जो है बता के सब खत्म कर देते। लेकिन अगर आप एक बार विस्तार से इसको पढ़ लेते हैं ना, इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को राय देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी राय नहीं देता है तो भी विधेयक संसद में आगे जो है बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रतीक्षा करते रहेंगे कि उनका सुझाव आए तब हम काम करेंगे। तो ये रही जो है अभी तक हमने जो पढ़ा है आर्टिकल 3 के बारे में। अब यहाँ पे हम अनुच्छेद 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून की आवश्यक संवैधानिक परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब कानून के बारे में इसमें बताया जा रहा है। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर हाइलाइट करता हूँ। चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है। आवश्यक पूरक अनुसांगिक और परिणामी प्रावधान किए जा सकते हैं। प्रथम अनुसूची में जो है क्या होता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पढ़ देता हूँ मैं इसमें। फिर अनुसूची मैं बाद में कराऊंगा विस्तार से। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम के तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख होता है। इसलिए जब किसी राज्य का नाम बदला जाता है, क्षेत्र बदला जाता है, नया राज्य बनाया जाता है तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें और बातें जो हैं इसमें चतुर्थ अनुसूची में क्या होता है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और राज्य संघ क्षेत्र के सीटों का आवंटन होता है। इसलिए किसी नए राज्य के निर्माण और राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन करना हो सकता है, मतलब करना पड़ सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 4 की महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माने जाते हैं। कि अगर मान लीजिए कि कोई राज्य जो है, किसी राज्य का नाम बदला गया है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र उनका कम किया गया, बढ़ाया गया है, कुछ क्षेत्र उनसे जो है एक राज्य से 2 राज्य बनाया गया है, तो वो आर्टिकल जो है 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसमें पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा हुआ यानी ऐसे कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से पारित करना आवश्यक नहीं है। इन कानूनों को साधारण बहुमत से संसद पारित कर सकती है। अनुच्छेद चारों अनुच्छेदों को एक साथ समझने के लिए इसमें बताया गया है, जो मैंने इसमें लिखा हुआ था। इसमें एक बार इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। चारों अनुच्छेदों के बारे में इसमें जो है A1 लाइनर दिया हुआ है। एक बार इसमें नज़र मार लेते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से जो है काफ़ी लाभदायक होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। तो चारों अनुच्छेदों को एक बार समझ लेते हैं। इसमें लिखा है मैंने, जो मान लीजिए भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो किससे होगा? अनुच्छेद 1 से। भारत में पहले से कौन कौन से राज्य और राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया है। किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है। ये सब है इसमें बताया गया है। भारत में कोई नया राज्य बाहर से शामिल करना हो तो संसद की शक्ति के बारे में जो बताया गया, आर्टिकल 3 के बारे में बताया गया है। भारत के मौजूदा राज्यों के बारे में भी बताया गया है। और क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन करना हो और नाम परिवर्तन करना हो, इन सब के बारे में जो है आर्टिकल 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 4 में जो है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून बनाते समय प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के बारे में इसमें बताया गया है कि उसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है, संशोधन करना पड़ सकता है। इसमें एक ऑनलाइन फैक्ट इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था। मैंने कोशिश की है उसको समझाने की, और इसको 1-2 बार आप लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्वेश्चन इससे बनता है तो यहाँ से बाहर जाएगा। बाकी मैं, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, तो मैं पूरे आर्टिकल संविधान के इसमें छोटे छोटे क्लास में, या आप बोलेंगे तो बड़ी भी क्लास में हम प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे
पॉलिटी के साथ साथ मैं आगे इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ा सकूँ इसमें। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अभी के लिए मैं ये क्लास ओवर करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।